स्कूल के एक बेवकूफ लड़के के अंदर शहर का सबसे खतरनाक माफिया की आत्मा जब घुस जाती है, वहीं दूसरी ओर उसकी अपनी बेटी ही इन सब से अनजान होकर उससे प्यार करने लगती है। अब क्या होगा? और वो छोटा लड़का जो अब गैंगस्टर की बॉडी और पहचान पा चुका है, वो क्या करेगा? आज मैं एक अनोखी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। एक पल के लिए भी ध्यान नहीं हटा पाएंगे जब एक सामान्य स्कूल का भोला भाला लड़का और गैंगस्टर की जिंदगी एक दूसरे से उलट जाती है। तो जानने के लिए पूरी कहानी सुननी होगी। हे फैमिली, मूवी स्ट्राइप आपके लिए ले आई है 2019 की कोरियन मूवी द डूड इन मी, IMDb 6.9। दोस्तों, अगर कहानी एंजॉय कर रहे हैं तो साथ ही ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट्स कर हमें अपना सपोर्ट भी देते रहे। कहानी शुरू करें। कहानी शुरू होती है हानहाओ ग्रुप के मालिक 500 नाम के गैंगस्टर को दिखाकर। वो बहुत आलीशान जिंदगी जीता है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था जो उसके पास ना हो। बस उसकी जिंदगी में एक चीज की ही कमी थी और वो था प्यार। 500 एक विवाहित मध्यम उम्र का आदमी है। पूरे शहर के लोग उससे डरते हैं, लेकिन उसकी पत्नी उससे बिल्कुल भी इंसान नहीं समझती। हालांकि 500 भी अपनी पत्नी की बहुत परवाह कर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके ससुर एक बड़े गैंगस्टर और बहुत ही अमीर आदमी है। आज 500 अपनी पत्नी की इस संपत्ति की वजह से ही इतना बड़ा आदमी बन पाया है, इसलिए उसे अपनी पत्नी की बात थोड़ी सुननी पड़ती है। खैर, 500 घर से निकलकर अपने ऑफिस पहुंचा। वहां उसे पता चलता है कि उनके नए शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट के आसपास की सारी जमीनें खाली कर दी गई है, सिवाय एक लकड़ी के दुकान वाले के, जो अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। यह सुनते ही 500 कहता है, किसमें इतनी हिम्मत है? फिर उसने अपने दाहिने हाथ मिस्टर बेक को बुलाकर कहा, तुम किसी भी तरह इस मामले को सुलझाओ। इसके बाद ही मिस्टर बेक अपने आदमियों को लेकर उस लकड़ी के दुकान पर जा पहुंचा। दुकान वाले का नाम मिस्टर किम है। शुरुआत में बेक ने उससे अच्छे से कहा, लेकिन किम राजी नहीं हुआ। जब कोई रास्ता न बचा तो बेक हिंसा का तरीका अपनाता है। किम को हाथ काटने की धमकी देकर उसकी उंगली के निशान से कागज पर दस्तखत करवा लेता है। इसी बीच जब 500 रात में अपने ऑफिस में डिनर कर रहा होता है, तभी उसका सबसे बड़ा दुश्मन योंग वहां आया। योंग इतना खतरनाक था कि वो 500 से आगे रहने के लिए कुछ भी कर सकता था, और ये बात उनके बीच हो रही बातचीत से साफ समझ आ रही थी। अब अगले दिन 500 एक साधारण रेस्टोरेंट में नूडल्स खाने आया। वो यहाँ अक्सर आता है क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब वो बहुत ही गरीब था, और अपनी उस हालत को याद रखने के लिए वो बार बार यहाँ आता है। उसी वक्त दूसरी टेबल पर जिंग नाम का एक स्कूल स्टूडेंट गप गप करके नूडल्स खा रहा होता है। जब उसे बिल देने की बारी आई तो उसने देखा कि उसके पास तो वॉलेट ही नहीं है। वो बार बार दुकान की मालकिन से माफी मांगने लगा, लेकिन महिला कहती है, डरो मत, तुम्हारा बिल ये अंकल दे देंगे, और 500 की ओर इशारा करती है, तुम जाओ आराम से बेटा, ये अंकल बहुत बड़े आदमी है। ये सुन लड़का जल्दी जल्दी दुकान से बाहर निकल गया। जब 500 उस लड़के का बिल देने गया ताकि उसका सामान बना रहे, तो देखा कि उस लड़के ने 5 कटोरी नूडल्स खा लिए हैं। 500 ने सोचा, क्या ये इंसान है या कोई गाय? फिर उस महिला ने 500 से कहा, आज तुमने एक अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। ये तोहफा शायद तुम्हारी जिंदगी में बहुत शांति लाएगा। मगर 500 उस महिला की बात ठीक से समझ नहीं पाया। खैर, जब 500 दुकान से बाहर निकलकर अपनी कार ले जाने लगा तो एक कचरा उठाने वाला गाड़ी के कारण वो निकल नहीं पाता, और उस समय बिल्डिंग की छत पर वही लड़का जिंग एंटेना में बंधा हुआ अपना जूता उतारने की कोशिश कर रहा होता है। उसका जूता वहाँ कैसे आया, ये हम बाद में जानेंगे। अचानक तभी जिंग संतुलन खोकर छत से सीधा नीचे खड़ा 500 के ऊपर आ गिरा। इसके बाद अब 500 को अस्पताल में जैसे होश आया तो एक नर्स ने उससे पूछा, बाबू तुम ठीक हो? 500 सोचता है, मेरी उम्र 45 है और ये मुझे बाबू क्यों कह रही है। वो बिस्तर से उठकर थोड़ा आगे बढ़ता है। उसी वक्त वही लकड़ी का काम करने वाला किम आकर 500 से कहने लगा, बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये सब देखकर 500 काफी कंफ्यूज्ड हो गया, और फिर जब थोड़ा और आगे बढ़कर आईने में खुद को देखा तो उसके सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि 500 की आत्मा तब तक जिंग के शरीर में आ चुकी थी। इतने बड़े गैंगस्टर की आत्मा, और वो भी एक बुद्धू से लड़के के शरीर में जिसका पिता एक बढ़ई है। ये बात 500 को बिल्कुल समझ नहीं आ रही, इसीलिए वो अजीब तरह से पागलों जैसा बर्ताव करने लगा, जिसे देखकर डॉक्टर ने जिंग के बाबा से कहा, उसके सर पर चोट लगी है, इसलिए शायद वो कुछ याद नहीं कर पा रहा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तभी 500 को याद आया कि उस दिन रेस्टोरेंट की महिला ने तोहफे के बारे में कहा था। ये सब उसके कारण हुआ है। क्या उसने मुझे जवान बना दिया है ये तोहफा देकर? लेकिन मैं इस लड़के के शरीर में जवान नहीं बनना चाहता,
इसीलिए वो दौड़ते हुए उस रेस्टोरेंट के सामने पहुंचा, लेकिन पहुंचकर देखा कि वहाँ कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है और न पहले वहाँ कोई रेस्टोरेंट था। दूसरी ओर 500 का दुश्मन योंग भी जान चुका है कि 500 अब कोमा में है, पर असल में 500 की बॉडी में मौजूद जिंग कोमा में है, न कि 500। लेकिन योंग तो 500 की कोमा में होने की खबर से बहुत खुश है, क्योंकि अब उसके मुकाबले में कोई नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जिंग की बॉडी में मौजूद 500 अपने घर आता है, मतलब कि 500 अपने ही घर आया है। लेकिन 500 की पत्नी उसे देख बहुत डर गई और चिल्लाने लगी, चोर चोर। ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि शरीर के अंदर 500 है, ऊपर से तो सब उसे जिंग ही समझ रहे हैं। 500 जब सब कुछ उसे समझाने की कोशिश करता है, तभी सिक्योरिटी वाले आकर उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यहाँ पुलिस स्टेशन में 500 बार बार अपनी पहचान बता रहा है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा। तभी वहाँ मिस्टर किम ने आकर कहा, असल में मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और सिर पर चोट लगने की वजह से वो उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। ये सुनकर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अब वापस अस्पताल में आने के बाद वो अपने असली शरीर में दोबारा घुसने की कोशिश करता है। वो अपने शरीर पर कूदने लगा, जिससे कि 2 आत्माएं फिर से बदल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तभी वहाँ मिस्टर बेक आ गए और ये सब देख उसे लगता है कि लड़का बॉस को मारने की कोशिश कर रहा है। 500 बहुत कोशिश कर बेक को समझा रहा है कि असल में वही उसका बॉस है, पर बेक है कि समझने को तैयार नहीं होता। मजबूरन 500 को वहाँ से भागना पड़ा, और करता भी क्या, दुनिया में कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा। इसके बाद और कोई रास्ता न पाकर वो जिंग के बाबा के साथ उनके घर चला आया, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई और जगह भी नहीं थी। 500 ने घर आकर देखा कि मिस्टर किम अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश है। इसी खुशी में उन्होंने बहुत सारा खाना बनाया है। इतना खाना देखकर 500 बोला, मैं इंसान हूँ, हाथी नहीं जो इतना खाना खा सकूं। जवाब में मिस्टर किम ने कहा, तो क्या अब तक तुम हाथी थे? वैसे भी उसे भूख लगी थी, इसलिए उसने बिना ज्यादा कुछ कहे खाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही 500 ने पहला निवाला डाला, वो तुरंत बेहोश हो गया। जब वापस होश में आया तो देखा कि उसने अकेले ही पूरा खाना खत्म कर दिया है। क्या हो रहा है उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अगले दिन किम अपने बेटे को लेकर स्कूल में प्रिंसिपल से मिलने आए। वहाँ भी 500 आदत से मजबूर प्रिंसिपल के सामने पैर ऊपर रखकर बैठ जाता है, क्योंकि असल में अब वो पुराना जिंग नहीं, उसके शरीर में बसा है शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर की आत्मा। मिस्टर किम प्रिंसिपल को बताते हैं कि स्कूल के कुछ लड़के उसके बेटे को बहुत तंग करते हैं। वो मोटा है, इसका लेकर बहुत मजाक उड़ाते हैं। ये सुनकर प्रिंसिपल बोले, हमारे स्कूल में कोई बुली नहीं करता है, बिना जाने उल्टा सीधा इल्जाम मत लगाइए। लेकिन जिंग के शरीर में मौजूद 500 समझ सकता है कि असल में जिस लड़के के शरीर में वो है, उसे दूसरे लड़के बहुत बुली करते हैं। फिर जब वो क्लास में भी आया, पीछे से लड़कों का एक ग्रुप उसे मिडिल फिंगर दिखाते हैं। यहाँ तक कि जब वो लंच के लिए कैंटीन जाता है तो वहाँ देखा जुंग नाम की एक लड़की को कुछ लड़कियाँ मिलकर बुली कर रहे हैं। 500 दूर से उन्हें रुकने को कहता है। उन लड़कियों के साथ एक लड़का भी था जो हंसते हुए कहता है, रुको मैं देखता हूँ, ये बेवकूफ फिर से बीच में बात कर रहा है। इसके बाद वो बहुत सोच समझकर 500 के सामने आया। 500 थोड़ी ही देर में उस लड़के को मार डालने वाला था कि तभी वहाँ टीचर आ गए और सब कुछ रुक गया। लेकिन स्कूल छूटने के बाद बाकी लड़के फिर से जिंग को परेशान करने लगे, पर ये तो पहले वाला जिंग नहीं था, इसीलिए वो सामने खड़े एक लड़के को जोरदार थप्पड़ मारता है। अब अगले दिन जब वही बदमाश लड़के मिलकर किसी और लड़के को परेशान कर रहे होते हैं, तो 500 वहाँ आकर उस लड़के को उनके हाथों से बचा लेता है। इसके बाद बुली करने वाले लड़कों में से एक लड़के का फोन 500 ने एक दिन के लिए रख लिया। घर आकर जब वो फोन चेक करता है तो वहाँ एक्सीडेंट वाले दिन का एक वीडियो होता है। असल में उसी दिन यही लड़के ही जिंग को बुली कर रहे थे और उसके जूते को एंटीना पर फेंक कर उसे लाने को कहा था। यही वजह थी कि जिंग छत से 500 के ऊपर गिरा और उनकी आत्माएं आपस में बदल गई। अगले दिन स्कूल में वही लड़का अपने बाकी लड़कों पर गुस्सा करता है। तब 500 वहाँ आकर उसे फोन वापस देते हुए बोला, अगर तुम फिर किसी आम लड़के को बुली करोगे तो मैं तुम्हारा ये वीडियो पुलिस को दे दूंगा। ये सुनकर वो लड़का और कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये अब पहले वाला जिंग नहीं है। यहाँ दूसरी ओर 500 की पत्नी अपने पति के कोमा में होने की तकलीफ किसी और आदमी के साथ बांट रही है, यानी कि उसका अफेयर है। तभी योंग वहाँ चला आया और उन दोनों की कुछ तस्वीरें लेकर उसकी पत्नी को ब्लैकमेल करने लगा। तुम्हारा पति अस्पताल में है और तुम यहाँ किसी और के साथ घूम रही हो। उस रात 500 फिर से अस्पताल आया, जहाँ मिस्टर बेक भी थे। वो 500 के पुराने शरीर की देखभाल कर रहा है।
बेक तो उसे देख गुस्से में बोला, तुम फिर यहाँ आ गए, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत। लेकिन 500 इस बार तैयार होकर आया था। वो बेक को सब कुछ बताने लगा, लेकिन वो फिर भी विश्वास नहीं करना चाहता। अब 500 ने उसे ऐसी बातें कही जो वो और बेक के अलावा कोई नहीं जानता, जिसके बाद बेक को भी उसकी बातों पर विश्वास करना पड़ा। अगले दिन 500 जब स्कूल पहुंचा तो वहाँ उसकी वही जुंग नाम की लड़की से टक्कर हो जाती है, जिससे कि उसके हाथ में पकड़ा एक गुड़िया नीचे गिर जाता है। 500 ने जैसे ही उसे उठा कर दिया, इतने में जुंग की माँ वहाँ आ पहुंची और 500 उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि असल में जुंग की माँ 500 की पहली प्रेमिका थी। उसे ढूंढने के लिए ही वो कभी कभी नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता था, क्योंकि उसे पता था कि वो एक रेस्टोरेंट चलाती है। 500 उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जवानी में पैसों की लालच में उसने अपनी अभी की पत्नी से शादी कर ली। जुंग की माँ का नाम मिसियोन है और 500 गलती से यहाँ जुंग की माँ को उसके प्यार भरे नाम से बुला बैठा। ये सुन वो थोड़ी हैरान हो गई कि इतना छोटा लड़का उसे नाम से बुला रहा है, और भला वो उसका नाम जाना कैसे। लेकिन इसी बीच 500 अतीत में खो गया, जब वो और मिसियोन साथ में सस्ते रेस्टोरेंट में डेट पर जाते थे। अब अगले दिन स्कूल में आते ही 500 सबसे पहले जुंग के कुछ बाल तोड़ लेता है। फिर उन बालों से वो अपने पुराने शरीर के साथ जांच कराकर उसे पता चला कि जुंग असल में 500 की ही बेटी है। ये जानकर तो उसकी हालत और भी खराब हो जाती है, इसलिए वो मिसियोन के पास उससे बात करने जाता है। मगर मिसियोन को तो नहीं पता कि असल में यही 500 है, इसलिए वो गुस्से में बात करते हुए एक समय में उससे कह देती है कि जिसे मैं प्यार करती थी उसने मुझे प्रेग्नेंट कर एक बड़े आदमी की बेटी से शादी करके चला गया, और तब से मैं अकेले जुंग को बड़ा कर रही हूँ। ये सुनकर 500 को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो सोच रहा है कि उसकी एक गलती की वजह से उसके प्यार को सारी जिंदगी अकेले कष्ट दुख सहना पड़ा। यहाँ दूसरी तरफ 500 की पत्नी अपने बाबा को कुछ झूठे कागज दिखाकर कह रही है कि 500 उसकी कंपनी से पैसे चुरा रहा है। असल में ये सब वो दूसरे गैंगस्टर योंग की बातों पर कर रही है, ताकि उसके बाबा 500 को उसकी पोजीशन से हटा दे और योंग तब अकेले इस शहर पर राज कर सके। दूसरी तरफ जिंग के मोटे शरीर में फंसा 500 एक जिम आया है खुद को फिर से फिट करने के लिए। असल में केवल फिट होना ही उसका मकसद नहीं था, एक और वजह से भी 500 इसी जिम में भर्ती हुआ है, क्योंकि यहाँ उसकी बेटी जुंग भी सेल्फ डिफेंस सीखने आती है। साथ ही बेक भी इस जिम में ट्रेनर बनकर आता है। अब पिता और बेटे साथ में ट्रेनिंग करते हैं और उनके बीच एक दोस्ती का रिश्ता बन जाता है। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद देखते हैं कि 500 अब मोटा नहीं रहा, वो पूरी तरह से फिट और स्मार्ट हो चुका है। स्कूल की लड़कियां उसे देखकर क्रश खाने लगी। उसी दिन लंच में वही लड़कियां फिर से जुंग को परेशान करने आई, लेकिन अब वो भी पहली वाली जुंग नहीं रही, इसलिए वो उन्हें अच्छे से सबक सिखाती है। इतने समय तक जुंग के साथ ट्रेनिंग करने की वजह से 500 और मिसियोन के बीच भी एक अच्छा रिश्ता बन गया, इसलिए वो अक्सर उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने आता। एक दिन शाम को जब 500 रेस्टोरेंट में खा रहा होता है, तब मिसियोन बोली, तुम जानते हो मैं चाहती हूँ कि जिसे मैं प्यार करती थी वो मर जाए। ये सुनकर तो 500 का खाना गले से नहीं उतरता। वो मन ही मन सोचता है, अगर अब मैं अपनी पहचान बताऊंगा तो शायद वो मुझे खाने में ही जहर देकर मार देगी। वो दोनों बात कर ही रहे थे, उसी वक्त दुकान में एक शराबी ग्राहक आया। मिसियोन जब उसका ऑर्डर लेने गई तो वो उसके साथ बेतुकी हरकतें करने लगता है, यहाँ तक कि उसके शरीर को छूने की कोशिश भी करता है। यह देख 500 मिसियोन को दूसरे कमरे में भेज उस ग्राहक को मनमानी मारता रहता है। मारते मारते एक वक्त में जब वो गुस्सा कंट्रोल न कर पाने पर उसे जान से मारने ही वाला होता है, तभी मिसियोन ने आकर उसे रोका और पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो और हमारे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? तब 500 ने कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसने मिसियोन को शुरुआत से सब कुछ बताया कि कैसे 500 और जिंग के शरीर बदल चुके हैं। मिसियोन शुरू में मानना नहीं चाहती, लेकिन जब 500 ने उसे बताया कि उसके शरीर पर कहाँ कहाँ तिल है, तब मिसियोन शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन साथ ही 500 जो सच बोल रहा है ये भी समझ जाती है। खैर जब वो समझ गई तो वो उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। अब अगले दिन स्कूल में मिन्हो नाम का एक लड़का जुंग को उसके जन्मदिन पर इनवाइट करता है। ये पहली बार था कि जब स्कूल का कोई उसे इनवाइट कर रहा है, इसलिए वो एक ही बार में जाने के लिए राजी हो जाती है। अब जिंग के शरीर में मौजूद 500 मिसियोन को फोन कर आखिरी बार उससे मिलने को कहता है। मिसियोन भी उसकी बात मानकर एक रेस्टोरेंट पे मिलने आई और उससे कहा, तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ,
तुम्हारे आने से पहले हम अच्छे थे, इतने सालों बाद वापस आने की क्या जरूरत। इतना कहकर वो उठकर जाने लगी। तभी 500 ने उसे रोका और सबके सामने उसे चूम लिया। क्या हाल है, इतने कम उम्र का लड़का एक महिला को सबके सामने किस कर रहा है। मिस्योन ने उससे खुद को छुड़ाकर उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और वहां से जाने लगी। 500 भी उसके पीछे पीछे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके फोन पर उसके दोस्त का कॉल आया कि पार्टी में कुछ लड़के जुंग को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर वो तुरंत पार्टी की ओर निकल पड़ा। पार्टी में मिनहो जुंग को शराब पीने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन वो शराब नहीं पीती, इसीलिए मिनहो ने शराब उसके ऊपर डाल दी। इतने में 500 वहाँ आकर सभी को मारना शुरू कर दिया। वो भी 500 को पास देखकर हिम्मत पाती है और उसने भी मिनहो के साथ सही बदला लिया। फिर दोनों पार्टी से निकल आए। अगले दिन शाम को मिस्टर बेग 500 से मिलकर बताता है कि उसकी पत्नी उसे कंपनी से निकालने की कोशिश कर रही है। अब 500 अपने ससुर के लिए एक पत्र लिखकर बेग के हाथों भेजता है। अपने लुक्स और फाइटिंग स्किल की वजह से अब तक जिंग स्कूल में मशहूर हो चुका है। स्कूल की एक लड़की ने जब उसे प्रपोज किया तो वो बोला, मैं स्कूल की लड़कियों से डेट नहीं करता। थोड़ी देर बाद वहाँ जोंग भी उसे प्रपोज कर बैठी, लेकिन 500 उसे डांट कर वापिस भेज देता है। घर जाकर जोंग ने अपनी माँ को भी कहा, मुझे जिंग पसंद है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता। मिस्योन का भी सिर खराब हो जाता है। उसे डांटते हुए बोली, तुम जिंग से दूर रहो समझी, वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। इधर उसी रात योंग अस्पताल आया, क्योंकि वो चाहता है कि कोमा में रहते हुए ही 500 को मार दे, लेकिन जब उसे मारने गया 500 उठकर बैठ गया। 500 को उठते देख योंग तो वही बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर 500 के शरीर में मौजूद जिंग अपने होश वापस आने के बाद खुद को नए शरीर में देख 500 की ही तरह कंफ्यूज्ड हो गया। क्या करे कुछ समझ नहीं पाता, इसीलिए वो अपने घर वापस आ गया। मिस्टर किम यहाँ 500 के हट्टे खट्टे शरीर को देख बहुत ही डर गया कि इतना बड़ा गैंगस्टर उनके घर क्यों आया है, कहीं वो उन्हें मार न दे। वो पुलिस को जैसे बुलाने जाता है, तभी वहाँ 500 भी आ गया और मिस्टर किम को शांति से बिठाकर सब कुछ खुलकर बताने लगे कि कैसे उसका और उसके बेटे की आत्मा बदल गई है। उन्होंने तय किया कि तीनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर सब साथ मिलकर मिस्योन के रेस्टोरेंट पर आते हैं। यहाँ आकर जिंग और 500 ऐसा दिखाते हैं जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, और जिंग तब 500 के शरीर के साथ मिस्योन के पास माफी मांगने लगा। ठीक उसी वक्त योंग अपने गुंडों के साथ 500 को मारने वहाँ आ पहुँचा, लेकिन 500 जल्दी से मिस्योन और उसके पिछले शरीर सहित जिंग को एक कमरे में बंद कर खुद ही लड़ाई शुरू कर देता है। लेकिन इस बार योंग पूरी तरह से तैयार था, इसीलिए वो 500 को पकड़ लेता है और जैसे ही योंग 500 को मारने वाला होता है, तभी मिस्योन अंदर से एक गैस सिलेंडर लेकर बाहर आई और गैस सिलेंडर का मुंह खोलकर सबको डराते हुए बोली, अगर उन्होंने अभी इसी वक्त उसे नहीं छोड़ा तो वो अभी के अभी आग लगाकर सबको मार देगी। योंग और उसकी गैंग ने डर के मारे जिंग की बॉडी में 500 को छोड़कर वहाँ से चले गए, लेकिन मिस्योन तब तक भी नहीं समझ पाई कि असल में अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ है। वो जिंग को अपने मन की बात बताते हुए गले लगा लेती है। दूसरी ओर यहाँ 500 के ससुर अपने बेटी को बुलाकर कहते हैं, मैं सब कुछ जान गया हूँ। 500 बिल्कुल भी हमारी कंपनी से पैसे चोरी नहीं कर रहा था, बल्कि तुम नकली दस्तावेज दिखाकर 500 को मेरी कंपनी से बाहर करना चाहती हो। इसीलिए वो अपनी बेटी को ही अपनी कंपनी से निकाल देता है और सीधे सीधे 500 से मिलना चाहता है। लेकिन अभी भी आत्मा की अदली बदली नहीं हुई है। लेकिन जो भी हो, 500 को अपने ससुर से यह मुलाकात बहुत जरूरी है, वरना शायद उसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। इसीलिए वो अपने शरीर के साथ जिंग को अंदर भेजता है और उसके कान में एक चिप लगी होती है। अंदर आने के बाद जो कुछ भी उसके ससुर कहते हैं वो बाहर कार में बैठा 500 सुन पा रहा है, और 500 के जवाब देने के बाद ही जिंग जवाब देता है। लेकिन कुछ ही देर में उनकी वो चिप खराब हो जाती है। जिंग अंदर कुछ भी नहीं सुन पा रहा, केवल बाहर मौजूद 500 जिंग की बातें सुन पा रहा है। शुरू में जिंग डर के मारे कुछ देर चुप रहता है, लेकिन उसके ससुर ने उससे पूछा कि वो अपने जीवन के बारे में कुछ बताए। जिंग सोच नहीं पा रहा कि वो क्या बोले, और फिर उसने खुद से बोलना शुरू किया। मुझे अस्पताल से लौटने के बाद समझ आया कि पैसों से ज्यादा परिवार जरूरी है, इसीलिए मैं खुद आपकी कंपनी और आपकी संपत्ति से अलग होना चाहता हूँ। मैं गरीब रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जिंदगी में शांति चाहिए। ये बातें सुनकर 500 के ससुर समझ गए कि असल में 500 क्या चाहता है। चूँकि उसने काफी समय से उसकी कंपनी को संभाले रखा है, इसीलिए अब वो 500 को आजाद कर देते हैं।
जब जिंग 500 के शरीर से बाहर आता है तब असली 500 उसे गले लगाकर कहता है, तुमने अच्छा काम किया है। मैं होता तो शायद पैसों के लालच में ये बातें कभी नहीं कह पाता। मैं पूरी जिंदगी इस कंपनी की गुलामी करता रहता। लेकिन यहाँ ताक लगाई बैठी 500 की पत्नी तभी बाहर आई और गुस्से में 500 को मारने के लिए उनकी तरफ स्पीड से कार लेकर आने लगी। बिल्कुल आखिरी पल में 500 ने जिंग को धक्का देकर खुद कार से टकरा गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहाँ ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं कि डॉक्टर के रूप में वही रेस्टोरेंट वाली महिला आती है और 500 से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारा तोहफा मिल गया? अब क्या तुम्हें शांति मिली? अगर हाँ तो मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे शरीर में भेज दूंगी। इतना सुनने के बाद 500 फिर से बेहोश हो गया। अब इसके 6 महीने बाद देखते हैं कि जिंग और जुंग अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी जुंग अब तक नहीं जानती कि जिंग के शरीर में कभी उसके बाबा की आत्मा थी। वही 500 अब मिसियोन के साथ मिलकर एक छोटा रेस्टोरेंट खोल चुका है। वो अपनी पुरानी जिंदगी से पूरी तरह दूर हो गया है और उनके इस रेस्टोरेंट में जिंग के बाबा किम और 500 का दाहिना हाथ बेग भी काम करता है। शायद अब उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन वो सब साथ मिलकर हंसी ठिठोला करते हुए बहुत खुश है। वो सब मिलकर एक परिवार की तरह रहते हैं। इस खूबसूरत दृश्य को देखकर हमारी आज की कहानी भी समाप्त हो जाती है। हमारी आज की कहानी में एक बात बहुत अच्छी तरह समझ आती है कि असल में पैसा और खुशी कभी एक चीज नहीं हो सकते। मन की शांति के ऊपर दुनिया में कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग बहुत पैसे होने के बावजूद जीवन में खुश नहीं हैं और वहीं कुछ लोग गरीबी में भी खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और आशा करती हूँ कि आप सब भी अपनी जिंदगी में शांति पाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक सुनते और सुनाते रहिए मूवीज ड्राइव। बाय बाय, टेक केयर।